के लिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का तीसरे चरण का, उसी का क्लास 9 to 10 के लिए हम सामाजिक विज्ञान अर्थात SST लाए हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी सम्मिलित होगा। आपका 160 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए कि किस टाइप का बीपीएससी का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको टिप्पणी में पढ़ना होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए इसे और देख करके अपनी तैयारी को आंकिए कि आपकी तैयारी क्या है। लेकिन हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला चैप्टर है जो पार्ट 2 का है हिस्ट्री, क्लास 9 to 10 के लिए है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और इस स्थल की खोज जो किया था अमलानंद घोष ने किया था। इसको भी याद रखना है, इसका खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। अगर हम और इसके बाद बात करें अहमदाबाद ज़िले में, तो अहमदाबाद ज़िले के गुजरात में भोगवा नदी पर एक स्थल है हड़प्पा का जो लोथल है। अगर पूछ देगा कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, जिसकी खोज जो किया था सबसे पहले डॉक्टर SR राव ने किया था। समुद्र तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। अगर पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो आपका बंदरगाह लोथल बंदरगाह हो जाएगा। लोथल से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है, पक्के रंग से रंगे हुए पात्र भी प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ एक डाक यार्ड था, अर्थात यहाँ पर जहाज़ों को रोका जाता था, रुकता था, लंगर डालता था। वही रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है और ये बाएं तट पर स्थित है। अगर हम रोपड़ की बात करें तो रोपड़ का अभी जो नया नाम है, आधुनिक नाम है, उसका नाम रूपनगर है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकियों की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कांस्य धातु की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई जो मिली है वह 10.5 सेंटीमीटर मिली है। इस मूर्ति की खुदाई ब्रिटिश पुरातात्विकविद अर्नेस्ट मैक ने 1926 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो पूजा के प्रमाण मिले हैं कुबड़ा वाला, बैल दिया रहेगा, कभी साढ़ दिया रहेगा। इसके प्रमाण पर लें। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे पर सर्वाधिक अंकन जो हुआ है वो हुआ है बैलों का। और सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा तो प्रमुख थी, इसके साथ साथ शिव की पूजा भी होती थी। साथ साथ जितने भी पशु है, पक्षी है, सर्प है, जल है, ये सभी का भी पूजा हुआ करता था। लोथल और कालीबंगा की बात करें तो पूरा स्थलों से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, जहाँ पर अग हुआ करता था। यज्ञ के साथ मिले हैं कहाँ से? तो लोथल और कालीबंगा से। कालीबंगा में अग्निकुंड और हवन कुंड के साथ साथ बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो 1028 नहीं दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10 मंडल की बात करें तो उसमें से एक नोमा मंडल है। नोमा मंडल में जो है सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किराता अर्जुनीय किसने लिखा? तो ये लिखा था भार्गव ने। भार्गव इसमें आंसर में आपका नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका ई चला जाएगा। किराता अर्जुनीय के लेखक कौन है? तो भार्गव है, या भारवी कभी कभी देता है, भारवी या भार्गव, आप याद रख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में चलते हैं हम लोग। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता था? तो पूर्व कहा जाता था दुर्ग को। वैदिक काल में भगवान इंद्र को भी पुरंदर कहा जाता था, इसे भी याद रखेंगे, अर्थात दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला कहा गया। पुरंदर को किलो तोड़ने वाला कहा गया था। इंद्र की स्तुति में अगर बात करें तो इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में 250 श्लोक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर कह रहा है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण कहा जाता था बढ़ई को। तक्षण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है उसके पास या अपनी आजीविका के लिए बढ़ईगिरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने
सिक्के थे। तो मौर्य काल में कांकनी जो बना हुआ था वह तांबा के सिक्का को कांकनी कहा जाता था। इस काल के सिक्के चांदी और तांबा के बने होते थे मौर्य काल में। तो इसका आंसर तो ई नहीं होगा, इसमें कांकनी पूछ दिया है तो कांकनी जो होगा वो तांबा से। अगर पूछ देता मौर्य कालीन में सिक्का बना हुआ था तो चांदी और तांबा दोनों हो जाता, तो इसलिए ऑप्शन एक से अधिक चल जाता आपका। लेकिन इसमें सिर्फ कांकनी कहा जाता था, वो तो तांबा का सिक्का होता था। सोने को टुकड़े को ऋग्वेद में निक्स कहा जाता था। अगर ऋग्वेद की बात करें तो सोने का सिक्का को निक्स कहा जाता था या सुवर्ण कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों की बात करें तो करशासन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो वैशाली जो स्थापित लिच्छवी के द्वारा किया गया था। लिच्छवी इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। और दुनिया का सबसे गणतंत्र वैशाली को ही माना जाता था, गणतंत्र था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी की बात करें तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो यह विभाजित था आपका 15 अधिकरणों में, 15 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। तो मलिक जानी को किया था, मलिक जानी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करें मलिक जानी की बात में तो मलिक जानी को इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था बिहार में अपना प्रथम सूबेदार। वही बंगाल और बिहार की बात करें तो बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम राज्य की स्थापना किया था बिहार और बंगाल में। अली मर्दान की हत्या करने के बाद खिलजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया और इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद को पराजित कर ऐसा कार्य किया गया था। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान जो माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर आपका कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, बने रहेंगे हमारे साथ। 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर कहता है कि बिरछा मुंडा किस कार्य क्षेत्र कौन सा था। नहीं, बिरछा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरछा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था रांची था। बिरछा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, धार्मिक नेता भी थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह की बात करें तो 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व बिरछा मुंडा ने किया था। लेकिन 1895 ईस्वी में बिरछा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था कि हमें भगवान भेजा है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह अर्थात बिरछा मुंडा के जो नेतृत्व में हुआ था तो बिरछा मुंडा को जगत का पिता अर्थात धरती आबा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह आपके आंसर में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाला जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह थे। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले जो वर्तमान में भी भोजपुर जिला के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वो रिलेटेड थे, संबंधित थे। वीर कुंवर सिंह जो थे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, विशेषज्ञ थे। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह को मृत्यु हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वीर कुंवर सिंह के योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 ईस्वी को भारत गणराज्य द्वारा उसके सम्मान में एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया था 1966 ईस्वी में। वही 1992 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 नंबर में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये राजगिरी थी, या राजगिरी विरज भी कहा जाता है, चाहे राजगिरी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार माने तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था बृहदत्त वंश था। बृहदत्त वंश के विख्यात राजा जो था बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिन्होंने गिरिविज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को माना जाता है, जो हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यह है आपका इंडिका में।
इंडिका पुस्तक के लेखक जो था मेगास्थनीज था, और उन्होंने पाटलिपुत्रा के राजकाज और प्रशासन के बारे में उसमें वर्णन किया था। इंडिका के अनुसार अगर पाटलिपुत्रा की बात करें तो नगर प्रशासन में 30 सदस्यों वाली समिति से होता था, नगर का प्रशासन चलता था। इस प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में जो होता था 5-5 सदस्य होते थे, तो 6×5 = 30। पूरे पटना का जो प्रशासनिक ढांचा था 30 सदस्यों के माध्यम से चलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में। मदद-ए-मनसा मुगल साम्राज्य में किससे संबंधित था? तो ये जो संबंधित था ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को मदद-ए-मनसा के नाम से जाना जाता है। मदद-ए-मनसा को सयूरगल भी कहा जाता था। वह अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता प्रदान करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे सद्र के नाम से जाना जाता था। मदद-ए-मनसा सहायता नगद राशि भी दी जाती थी, इसे बचीफा कहा जाता था, वजीफा। तो ये सभी याद रखना है। 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में कह रहा है पूना समझौता का उद्देश्य था। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। और पूना समझौता 1932 ईस्वी में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि स्वर्णों की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मलवीय जो थे उनके द्वारा हस्ताक्षर किया था। हुआ था दोनों में समझौता, लेकिन हस्ताक्षर की बात आए तो इसमें जो है गांधी जी नहीं किए थे। गांधी जी के पक्ष में जो था पंडित मदन मोहन मलवीय के द्वारा हस्ताक्षर करवाया गया था, जबकि दूसरी ओर समझौते पर भीमराव अंबेडकर ने खुद हस्ताक्षर किए थे। तो ये बात याद रखिएगा, पूछ देगा कि पूना समझौता में हस्ताक्षर में गांधी जी के स्थान पर किसने किया था? तो मदन मोहन मलवीय। क्या BR अम्बेडकर के स्थान पर कोई किए थे? नहीं, वो खुद किए थे हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह के माध्यम से हुआ था। इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जंतर मंतर नई दिल्ली में है, राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1724 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर में। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध जो पुस्तक है या कृति कहें आनंद मठ से लिया गया है। पूछ देगा वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। आनंद मठ उपन्यास का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और 1896 ईस्वी में कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था, जब हुआ था अधिवेशन 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता जो किया था वो रहमतुल्लाह साइनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20वें नंबर। 20वें नंबर में कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो ये किया गया था स्पेन के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था स्पेन का रहने वाला था। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया की खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो अमेरिका के लिए नए समुद्री मार्ग खोज किया। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के जेनेवा शहर का रहने वाला था। देख लीजिए, ये जेनेवा शहर का रहने वाला था, लेकिन किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? वित्त पोषित उसे दिया गया था स्पेन के द्वारा, बट यह क्रिस्टोफर कोलंबस जो रहने वाला था इटली के जेनेवा का रहने वाला था। उसी प्रकार से वास्को डी गामा के बारे में भी पूछ दिया जाता है। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था और वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 ईस्वी में 17 मई को जो वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर केरल के तट पर पहुंचता था, उस समय वहां का राजा जो था जमोरिन था और जमोरिन ने उनका साथ दिया था वास्को डी गामा के। इसके चलते उन्होंने व्यापार किया। 21 नंबर में चलते हैं। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। हुआ था क्या? बोस्टन टी पार्टी के इतिहास की क्यों जिक्र किया जाता है इतिहास में? क्योंकि सन 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सन ऑफ लिबर्टी यानी मैसाचुसेट्स एक जगह था, तो मैसाचुसेट्स में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में
किया गया था और बोस्टन टी पार्टी ब्रिटिश संसद अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त ने बोस्टन हार्बर में जहाज़ों को फेंक दिया था। नहीं, जहाज़ बोस्टन हार्बर एक जगह था, तो वहीं पर जितना भी चाय आ रहा था उसको समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में अमेरिका के लोग जो है वहाँ पर जाकर के चाय बनाकर पिए थे, इसीलिए उस पार्टी का नाम पड़ गया बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर के क्वेश्चन देख लें आप लोग। देखिए 22वां नंबर में कहा जा रहा है आपका, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, देख लीजिए। 22वां नंबर में कह रहा है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि उस दिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी। अमेरिका की घोषणा कर दिया गया था कि अब आप स्वतंत्र हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1976 ईस्वी में, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, मानी जाती है। बात करें क्यों इस तिथि को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, क्योंकि इसी तिथि को अमेरिका की घोषणा 4 जुलाई को किया गया, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 75 से लेकर 83 तक ये इतना दिनों तक जो है चलाया गया था, लेकिन घोषणा इसकी आज़ादी की 4 जुलाई को हुई। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुई 16वां था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुई 16वां फ्रांसीसी राजा था जो बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था। 1774 ईस्वी में राज सत्ता इन्होंने प्राप्त किया और फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में सामंत व्यवस्था लागू थी। लुई 16वां की पत्नी का नाम मेरी एंतवानोव ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में जो है फांसी की सजा दे दिया गया था। और इसी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ किया गया था आपका जोसेफ मैजनी के द्वारा। जोसेफ मैजनी इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था, तो ये विश्वास करता था ओटो वान बिस्मार्क। इन्होंने लौह एवं रक्त या रक्त एवं लौह की नीति, अगर पूछा जाए भारत में लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो बलवन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 ईस्वी में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका है जो कूद पड़ा, तो इसका कारण निकल के आया था कि 1941 ईस्वी में अमेरिका का प्रवेश इसलिए हुआ क्योंकि जापान के द्वारा हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त जापान ने हमला कर दिया था, जिसके कारण से उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, जिसके कारण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो इसमें देख लीजिए 27 का आंसर इसमें ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें नहीं दिया गया है कि जापान ने अमेरिका पर हमला किया था। वो शहर कौन था, हर्बल, हवाई द्वीप था पर्ल हार्बर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर कहता है जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक कुबलाई खान था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्को पोलो यानी इटली का रहने वाला था। इससे पहले भी बताया आपको, एक व्यापारी था और साहसी व्यक्ति था। 1221 ईस्वी से लेकर 1295 ईस्वी तक यूरोप से एशिया की यात्रा किया था इन्होंने। कुबलुई खान चंगेज खां के वंशज का था। इनके शासनकाल में चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति किया। मार्को पोलो ने भारत के केरल राज्य के कायल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का भी उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहेंगे। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी, तो
तो पहली अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव मेनियार के द्वारा रखा गया था। हेग एक फिलोसफर था। हेज के अनुसार टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। टेनिस कोर्ट में शपथ दैवीय अधिकारों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति एवं जन इच्छा पर आधारित सीमित राजतंत्र के प्रारंभ होने की घोषणा भी किया गया था। फ्रांस के बारे में बता चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर कह रहा है मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ किया था? सेब्रेस की संधि जो हुआ था वो टर्की के साथ किया गया था। मित्र राष्ट्रों से पराजित टर्की के साथ सेब्रेस की संधि जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। 10 अगस्त 1920 ईस्वी सेब्रेस की संधि हुआ था। इसे याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब्रेस की संधि के अनुसार तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अरब, सीरिया तथा मेसोपोटामिया जो था उसको अपने अधिकार से त्याग दिया। टर्की कहा ले लीजिए। टर्की की संप्रभुता पर आत्मनिर्णय संबंधी तथा अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए गए, जिसके कारण से यह संधि करना पड़ा था, सेब्रेस की संधि, और ये सभी उनको गंवाना पड़ा टर्की को। नेक्स्ट है 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये मशीन का आविष्कार किया था जॉन ने। फ्लाइंग शटल मशीन के आविष्कार कपड़ा बनाने की तेज गति में किया जाता था। इससे कपड़ा जो है तेज गति से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में देखिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग, कम समय में प्रयास करेंगे समेटने का। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो ये हुआ था वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर में, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व आयरलैंड या ऑरलैंडो ने किया था। ऑरलैंडो के नेतृत्व में इस सम्मेलन में इटली को संतुष्ट प्राप्त नहीं हुआ। इटली संतुष्ट नहीं था, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया पर युवराज फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में 1914 ईस्वी में हत्या कर दिया गया और फलतः प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करें तो 1914 से लेकर 18 वर्ष अर्थात 4 सालों तक चला था। इस युद्ध के समाप्ति पर पेरिस समझौता हुआ, पेरिस सम्मेलन हुआ, और इस शांति सम्मेलन में जॉर्गेस बुलोमियो फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था। ब्रिटेन से इस सम्मेलन का नेतृत्व जो था लॉर्ड जॉर्ज ने कर रहा था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, बैकबूर जाने के लिए कामागटारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो कामागटारू जहाज जो लिया था यह गुरुदत्त सिंह के द्वारा लिया गया था। गुरुदत्त सिंह इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह कामागटारू जहाज भाप से चलने वाला एक जहाज था जो जाना था उसको हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया गया था। इस जहाज में 376 यात्री सवार था, जिसमें से 340 सिख थे, 24 मुसलमान था और 12 हिंदू था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये थे आपका भगवान सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय जैसी भूल कहा था, यानी हिमालय भूल कहा था? तो ये था आपका 37 का चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इस घटना से स्तब्ध होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया था और कहा था यह बहुत बड़ी भूल है भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो वो था आपका प्रीति लता बाडेडार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार
जो उस पर चढ़ाई किया था वो थे सूर्यसेन। सूर्यसेन का उपनाम जो था मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। और यह घटना चटगांव शस्त्रागार की घटना 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 ईस्वी। 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी क्रांतिकारी ककोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? नहीं के बात कर रहा है तो एक प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, जबकि आसफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में। 40 नंबर में कह रहा है कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था उर्दू भाषा में। सबसे पहले गदर समाचार पत्र जो विदेशों से निकलता था, सैन फ्रांसिस्को से निकलता था, वो उर्दू भाषा में छपता था। और यह घटना होती थी 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर आंदोलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था? लाला हरदयाल और काशीराम। ये गदर आंदोलन, इसके साथ भी बहुत सारे और थे, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं का नाम दिया जाता है एग्जाम में। लाला हरदयाल और काशीराम गदर आंदोलन किया था सैन फ्रांसिस्को से। 40 नंबर के बाद 41 नंबर में चलते हैं। भारत में असुरक्षित प्रजाति है। कौन है से असुरक्षित प्रजाति? तो आपका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का डी हो जाएगा, एक से अधिक। इसमें देखिए गंगा डॉल्फिन, काला हिरन, ये सभी असुरक्षित है। लोग जहाँ पर देखते हैं इनको मारकर खा जाते हैं, तो असुरक्षित प्रजाति के श्रेणी में रखा जाता है इनको। भारत में वन संसाधन के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण है कृषि का विस्तार। भारत में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोटों की दर बढ़ रही है और ज़मीन तो बढ़ रहा ही नहीं, तो जिसके चलते जंगलों को काटकर, वनों को काटकर खेत बनाकर उसमें उत्पादन कार्य, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, इसीलिए वन संसाधन का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या हो जाएगा। इसमें जो था नाबदान, नाबदान नहीं होगा, इसमें नहीं कहा गया है। तो बीज बचाओ आंदोलन और तावा मत्स्य संघ, ये दोनों हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो ये करता है आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया गया है। अगर सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना सर्वाधिक दुष्प्रभावित पर्यावरण स्थापित आदि से राज्य में जो मध्य प्रदेश तथा सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। सरदार सरोवर परियोजना जो है 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता का योगदान देता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी थी निर्मित हुई, परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि वाला बात कह रहा है। तो इसमें देखिए इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए थे, ये बात नहीं था। अत्यधिक वर्षा से बांध के पानी को छोड़ना, ये भी नहीं था। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर जो था ई हो जाएगा, 45 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर में। वह प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा का जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो ये था पहला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु एक भारत का इकलौता राज्य है। जब वर्षा की मौसम आती है तो बरसात में छतों पर पानी अपना टैंक बनाकर जल को इकट्ठा कर लेते हैं और 6 महीना साल भर के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे यूज करते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश का उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। किस चीज़ का उत्पादन दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो 47 का हो जाएगा आपका, देख लीजिए। कृषि रिपोर्ट 2017 की बात करें तो चावल और गन्ना में जो है 2017 की बात हो रही है, अभी नहीं। अभी फिलहाल चावल में चाइना टॉप पर है और गन्ना में भी टॉप है, कपास में भी चाइना ही टॉप है, तीनों में चाइना है। लेकिन 2017 की बात करें तो
प्रथम स्थान तो नहीं, दूसरे स्थान पर आ गया था, सबसे बड़ा देश भारत आ गया था, तो चावल और गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगर किसी रिपोर्ट की बात करें तो चावल का सबसे अधिक बताएं उत्पादन जो होता है चाइना में होता है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन अभी प्रथम राज्य ब्राज़ील है। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक कपास की बात करें तो वह गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, क्या सुधार था? तो भूमि सुधार था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादन है? तो ये जो है अबरक का है। बिहार झारखंड में अबरक पोटिका पश्चिम में गया जिले के हजारीबाग में स्थित है तथा मुंगेर होती हुई पूर्व भागलपुर में लगभग 90 मील तक लंबाई चौड़ाई में यह फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगर बात करें हम इसके उत्पादन की तो कोडरमा तथा उसके आसपास क्षेत्र में इसका काफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन अभी अबरक में आंध्र प्रदेश है जो उत्पादन में प्रथम स्थान आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो जान रहे थे अबरक में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है झारखंड में लोग, लेकिन इस वर्ष जो है 1-2 वर्ष से सबसे प्रथम राज्य आ गया है आंध्र प्रदेश। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल श्रृंखला में पूर्ण है वह कौन सा है? तो वो है आपका कपड़ा उद्योग में पूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फसल खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मक्का। मक्का जो है खरीफ फसल है। इसके अंतर्गत इस फसल को यानी खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में कटाई कर दी जाती है। खरीफ फसल को वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल का उत्पादन दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा पर आधारित है। खरीफ फसल की बात करें तो इसमें अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। खरीफ फसल के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे धान है, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग है, उड़द है, रागी है, बाजरा है, मूंगफली है, तंबाकू है, ये सभी जो है, कपास है, ये सभी जो आता है आपका खरीफ फसल में आता है। वही गेहूं, मटर, दलहन फसल की बात करें तो वो रबी फसल में आता है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है? तो है गन्ना। गन्ना नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। गन्ना को फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। वही कपास की बात करें तो कपास को जो है 5 से 6 महीना लग जाता है। पटसन की बात करें तो ये भी 5 से 6 महीना लग जाता है। 4 से 5 महीना लगता है पटसन में और 5 से 6 महीना कपास में लग जाता है। वही जौ की बात करें तो जौ जो है 3 से 4 महीना में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में चलते हैं। 53 नंबर कहा रहा है आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? तो ये जो होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा राजमार्ग बिछाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में। 54 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? ये देखिए करंट अफेयर का है, करंट अफेयर बदलते रहता है, इसलिए अभी फिलहाल इसके तहत देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। लेकिन ये 2016-17 का है, पूछ नहीं सकता है क्योंकि करंट 6 महीना पहले पूछता है। बीपीएससी का रूल है 6 महीना से साल भर के बीच का करंट रहता है, पहले का नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर में। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो बांगर के नाम से जाना जाता है। दलदली भूमि की बात करें तो दलदली भूमि जो है जिसे मैंग्रोव के नाम से भी जाना जाता है, मैंग्रोव दलदली भूमि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात आता है, उसके बाद अंडमान निकोबार आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? अभी बताएं। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी होना बहुत जरूरी है। काली मिट्टी जो है सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसलिए कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें धान की फसल बहुत अधिक होती है, तो धान के फसल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग
57 नंबर में 57 नंबर कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा होने वाला स्थान है मासिनगांव, मेघालय में। अगर सबसे कम वर्षा भारत में पूछे तो लेह और मनाली में होता है, लद्दाख में। लद्दाख, लेह लद्दाख में होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। वही कोरोमंडल की तट तमिलनाडु पर की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि इसको मिलान कीजिए, देश है और स्लैश और बर्न कृषि का नाम दिया हुआ। मैस्को में जो कृषि होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मैस्को में जो कृषि होता है उसको मिल्पा कहा जाता है। माँ से मैस्को है, माँ से मिल्पा भी याद रख सकते हैं। ब्राज़ील में कृषि होता है उसको रोका कहा जाता है। वियतनाम में जो कृषि होता है उसको रे कहा जाता है। और इंडोनेशिया में जो कृषि होता है उसको लदांग कहा जाता है। तो 58 का मिला लें आप लोग, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहता है भूदान आंदोलन या ग्राम आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा ही शुरू किया गया था 1951 ईस्वी में। और यह कहाँ हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन में जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिसके पास ज़्यादा जमीन हुआ करता था, वो गरीब लोगों को वितरण करते थे, दान में दे देते थे। वहीं का एक दक्षिण भारत के रामचंद्र रेड्डी ने अपने ज़मीन को, उसके पास बहुत सारा ज़मीन था, तो उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन गांव वालों को दान में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर में। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। तो जो आती है ये अभ्रक से आती है। टूथपेस्ट में जो चमक आता है वो अभ्रक के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 में। 61 में देख लीजिए, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। तो ये जो मौजूद है आपका बरौनी है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, जिसको NTPC के नाम से भी जाना जाता है, एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बरौनी कहाँ है, बेगूसराय जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। ये किसके पास है। तो ये है NTPC के पास, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर में लेकर चलते हैं आपको। 63 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है। तो इसमें शामिल है आपका दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, मुंबई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया बंदरगाह था वो था कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो था गुजरात में 63-64 नंबर के माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करें। 4 अक्टूबर 2017 की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला जो बंदरगाह था, तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल के कर दिया गया था दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया। यहाँ से है जो कोई तरह का टैक्स नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बंदरगाह की बात करें तो देश में सबसे बड़ा बंदरगाह जो माना जाता है मुंबई बंदरगाह को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में। 65 नंबर में हम लोग लेके चलते हैं, आपको बने रहेंगे हमारे साथ। कह रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो यहाँ जो होता है कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये सब जो है कोयले निक्षेप के लिए जाना जाता है। भारत में कोयला का कुल भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश आता है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य अब के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले झारखंड आता था, अब कोयला सबसे अधिक भारत में उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में।
उत्पादन की दृष्टि, भंडार अगर कहे तो झारखंड में है, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक जो होता है अभी कोयला का वो होता है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है चाइना में। इसीलिए चावल का जन्मदाता या धान का जन्मदाता कहा जाता है चाइना को। भारत में बात करें चावल के फसल के अंतर्गत तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं कर पाता है जितना कि चाइना करता है। चावल के निर्यात देशों में भारत शीर्ष स्थान पर है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक चाइना करता है, क्षेत्र सबसे अधिक जो है भारत में है चावल उगाने का, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात भारत करता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो इसका जो है मुख्यालय है संस्थान मनीला में है, फिलीपींस में। और खाद्य एवं कृषि संगठन एक है दुनिया में, FAO के अनुसार 2020 के आंकड़ा अगर देखा जाए तो विश्व में चावल के 5 शीर्ष उत्पादक देश हैं। सबसे बड़ा उत्पादक देश चावल का है अभी बताएं चाइना है, दूसरा नंबर पर भारत है और तीसरा नंबर पर बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू किया गया था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी को फिर संशोधित किया और राष्ट्रीय वन नीति फिर लाया गया था 1988 ईस्वी में। केंद्रीय वन अनुसंधान की बात करें तो ये देहरादून में है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे कम वन की बात करें तो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर में, कह रहा है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का रंग जो होता है श्वेत होता है, एक धातु है। एल्युमिनियम का उपयोग परिवहन में, वाहन में, टिकाऊ में, बर्तन बनाने में, पैकेजिंग में, ये सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 नंबर। 69 नंबर कह रहा है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में भी फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी के नाम से भी जाना जाता है गोबी और मंगोलिया। वही सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर कह रहा है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये बहती है पेरिस से होकर। सीन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है और यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर गुजरती है, जो पूरे देश को सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस फ्रांस का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी शहर है। सीन नदी के मुहाने पर फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह भी स्थित है, इसके भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आगे वाले क्वेश्चन में बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। थोड़ा वेट करेंगे। अगर न्यूयॉर्क शहर की बात करें हम तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है और वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो पोटमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर में, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? तो ये उत्पादक है भारत। पटसन का सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है। विश्व का प्रमुख पटसन उत्पादक देश भारत है, बांग्लादेश है और चाइना है। चौथे नंबर पर थाईलैंड आता है। भारत में प्रथम जूट मिल की बात करें तो 1855 ईस्वी में सिरार में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? यानी लोहा नहीं है, कौन से राज्य? तो यह है बिहार राज्य में लोहा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर में, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में। गोंडवाना लैंड के विखंडन से, देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत जो पहले था इस टाइप का था, तो नीचे वाला पार्ट चाहे नीचे जितने भी देश आते हैं उसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला जो पार्ट आते हैं उसको कहा जाता है अंगारा लैंड। ये दोनों याद कीजिएगा। पूछ देता है उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो नीचे हो गया गोंडवाना और ऊपर बता चुके हैं। देखिए गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बना, जिसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर में। 74 नंबर देख लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप। 74 नंबर में देख लीजिए,
कह रहा है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी का उद्गम है एंडीज पर्वत अर्थात पेरू से निकलता है और इसका मुहाना अंटार्कटिक महासागर में है। अमेजन नदी के मुहाने की बात करें तो विषुवत रेखा को काटती है। अमेजन नदी आप्रवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। अमेजन नदी बेसिन में जैव विविधता की दृष्टि से इसे बहुत संपन्न माना जाता है। नील नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के सूडान एवं मिस्र देश में स्थित है। मिस्र को नील नदी का भी देन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 नंबर। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। वही भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश से ही जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना और आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करता है। पंजाब में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादन होती है, लेकिन हेक्टेयर में कहा जाए तब। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन करने वाला राज्य जो है कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और भारत में सबसे अधिक जूट और चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। हाँ, एक बात और है, छोटी इलायची पूछ दिया जाता है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो छोटी इलायची भारत में सबसे अधिक की बात करें तो पाया जाता है केरल में उत्पादन होता है और बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन सिक्किम है। कॉफ़ी का उत्पादन में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य है अग्रणीय और प्याज के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 76 नंबर में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में एजेंडा 21 में निहित है। क्या है? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 ईस्वी में हुआ था, एजेंडा 21 निहित है। किससे निहित है यानी किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है रियो डी जेनेरो जो हुआ था वह जलवायु शिखर से संबंधित है। इस सम्मेलन में पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन पर्यावरण से भी संबंधित था, संरक्षण से, वैश्विक सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, ये सभी है। वैश्विक सतत विकास से भी था, तो ये सभी से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो है चाइना में होता है। विश्व में सर्वाधिक लोहा की उत्पादन, रेशम, सूती वस्त्र, चावल, रेशमी वस्त्र, सीमेंट, ये सभी जो होता है चाइना में होता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन भारत करता है। विश्व में सबसे अधिक चांदी उत्पादन की बात करें तो मैक्सिको करता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान करता है। गन्ना का जानवी करते हैं, ब्राज़ील बता चुके हैं। रबड़ का उत्पादन पूछ देता है सबसे अधिक कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है, जबकि सोना का सबसे अधिक उत्पादन जो है अब चाइना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर में, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार की बात करें तो असम में है। 1866 ईस्वी में असम में हुआ था, तो असम इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा आपका। भारत में सर्वप्रथम तेल की खुदाई की बात करें तो 1866 ईस्वी में असम में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई की बात करें तो यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना है। तो डिगबोई होगा, असम काट दीजिएगा, उसमें असम नहीं होगा, डिगबोई होगा। डिगबोई जो है एशिया का सबसे कह रहा है ना, तो एशिया का सबसे पुराना जो है, अच्छा एशिया का सबसे पुराना में कहा जा रहा है तो वो है आपका डिगबोई। डिगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में, ये असम ठीक था आपका। हाई बॉम्बे तेल उत्पादन 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एल्युमिनियम की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन चाइना में होता है। चाइना इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में चलते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। पार्ट 3 इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया अब यहाँ से 81 नंबर में। 81 नंबर का देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है, तो ये है आय। अगला क्वेश्चन है, औसत आय और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम से जाना प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है।
मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो तृतीय श्रेणी का उद्योग को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो ये दिया जाता है 100 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 86 नंबर में, बने रहें हमारे साथ, 50-60 क्वेश्चन और होगा। भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो नकदी के रूप में 15% रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो वैश्वीकरण को इंगित करता है देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। वही विश्व टेलीविज़न की बात करें, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में, कर रहा है, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें शोषण के विरुद्ध की बात करें तो शोषण के विरुद्ध की बात, तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है जिसका उल्लेख किया गया है, और भारतीय संविधान के अनुसार तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से। लेकिन इसमें कह रहा है शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास अधिकार, उपभोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर में, 91 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा नेट इशू के चलते प्रॉब्लम हो सकता है। 91 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन से अधिनियम पारित किया गया था? तो ये अधिनियम पारित किया गया था RTI। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आया था कब? सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। RTI द्वारा सरकार के अधिक जवाबदेह बनाया गया था। इसके द्वारा जनताओं के अधिकारों को अधिक सशक्त बनाकर लोकतंत्र को और मजबूत प्रदान किया गया। लोकतंत्र सूचना के अधिकार में बात करें तो सूचना के अधिकार में अधिनियम में धारा 12 है और अध्याय 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने, बने रहेंगे हमारे साथ थोड़ा, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी परख फूड्स को खरीदा? तो ये खरीदा गया था आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारगिल फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत के बारे में कह रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, गलत ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट है 95 नंबर में, वह स्थिति है जब दो पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, तो इसे कहा जाता है आपका चाहतों द्वारा दोहरा संयोग। ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर की बात करेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन में आपको लेकर चलते हैं हम। चलिए देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट किस शर्तें के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है, ये जमा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी। RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत कह रहा है तो ये जो है सी गलत है। RBI ग्राहकों को सब जमा स्वीकार करता है, गलत जवाब है। RBI में किसी भी पब्लिक का अकाउंट नहीं होता है, वो जमा राशि नहीं लेता है, ना तो किसी को देता है, वह सरकार के तरफ से कार्य करता है, पब्लिक का कोई अकाउंट उसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में विदेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो 98 का आंसर ये हो जाएगा, AC
जेड हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सचेंज इकोनॉमिक जोन ऐसे कहा जाता है इसको, सीज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, माफ कीजिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। जीडीपी का एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है, तो ये जो है आपका सभी अंतिम सामान और वस्तुओं का अंतिम उत्पादन को जीडीपी का, मतलब एक देश के अंदर अपने सीमा के अंदर जितने भी एक वर्ष में उत्पादन हुआ, चाहे वस्तु से हुए या सेवाओं से हुए, वो सभी मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में काली क्रांति का संबंध जो है कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ क्रांति वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो हरित क्रांति जो किससे संबंधित है? खाद्यान्न उद्यान से। श्वेत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति की बात करें तो वो तेल उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से था। वही गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज और झींगा मछली से संबंधित था। काली क्रांति अभी बताएं पेट्रोलियम से संबंधित था, काली क्रांति। और धूसर क्रांति जो था उर्वरक से संबंधित था। रजत क्रांति अंडा से था और गोल्ड क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जौ। ये नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट मूंगफली नकदी फसल है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आर्यन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है, किससे था? तो ये था बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीमा क्षेत्र की बात करें तो बीमा क्षेत्र में एलआईसी जीआईसी दोनों आता है। एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में, जबकि जीआईसी की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाली प्राधिकारी हैं, कौन है? तो ये है आपका वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है? यानी क्या चीज़ बेचकर भारत से जो है कमाता है विदेशी मुद्रा? तो 5 का ऑप्शन है कपड़ा से कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 106 नंबर में चलते हैं लेकर आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। 106 नंबर में आपका कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो ये है जो तिलहन शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में आया, देखिए नीति आयोग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आया था 1 जनवरी 2015 को आया था। इससे पहले योजना आयोग के तौर पर यह काम करता था। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बनाने की घोषणा की थी और योजना आयोग की स्थापना जॉन मथाई के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ। योजना आयोग ने कुल 12 योजनाओं को संचालित किया और नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं उनके उपाध्यक्ष नीति आयोग के। नीति आयोग के अगर सीईओ की बात करें, सीईओ, तो अभी नया जो है सुब्रमण्यम है। 108 नंबर में चलते हैं, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम 1 है, रुद्रम 1 नहीं दिया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत का प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम 1 है। रुद्रम 1 का विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 109 नंबर में। 109 नंबर का रहा है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? 13वां बंदरगाह, तो 13वां बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र में है, जिसका नाम बधावन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110 नंबर में, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो यह आपका 2017 में मिला दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुआ था 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारण करता है आपका नीति आयोग। गरीबी रेखा को निर्धारण करने वाला नीति आयोग इसका सर्वेक्षण करता है। अभी बताया नीति आयोग से पूर्व गरीबी रेखा का संरक्षण योजना आयोग करता था। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसको अभी बताए हैं तुरंत, ये जो है प्याज के उत्पादन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयु पुनर्वितरण से। नेक्स्ट है 115 नंबर में, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधियों को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डेयरी उद्योग के बारे में आपको जानना है तो ऑप्शन नंबर, डेयरी उद्योग, खनन, खेती बाड़ी, कृषि, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सब जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 16 नंबर में चलते हैं हम लोग, भारत के संविधान के 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है पंचवर्षीय योजना रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 117 में, बने रहेंगे हमारे साथ। 170 में देख लीजिए, 170 में कहा गया है कि आपका वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बने रहेंगे थोड़ा हमारे साथ, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? तो खुले बाजार की क्रिया जो है केंद्रीय बैंकों की प्रतिभूतियों से है, तो इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और पार्ट नंबर 2 है जो पॉलिटिकल साइंस है, देख लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। अमेरिका के बारे में नहीं दिया गया है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 22 का देख लीजिए, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश, यानी अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये किसी भी सही नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों को घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद फिर बिहार आता है, घटते क्रम। लेकिन ये बढ़ते क्रम में कह रहा है, तो बढ़ते क्रम पहले बिहार होना चाहिए, ऐसा नहीं दिया गया है, और इसीलिए ऑप्शन आपका ई चला गया। क्यों? लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। तो ताइस का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक। इसमें उत्तरदायी होता है और यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा भी करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो 24 का ये हो जाएगा, मंत्री परिषद की सलाह से। नेक्स्ट है, दल बदल विरोध कानून क्या सुझाव देता है? तो ये देता है ऑप्शन नंबर बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन और है, बने रहे हमारे साथ। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका टोटल आज का कंप्लीट हो जाएगा। इसका किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है? यह किसका कथन है? कोटेशन से पूछ दिया गया है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन के द्वारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो गरीब से बहुत गरीब तबके के लोग थे। अब्राहम लिंकन यूएसए के रिपब्लिक पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 27 नंबर में, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। सभी को समान भाव से शिक्षा उपलब्ध भारत सरकार की यह पहल है जो शिक्षा का अधिकार देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन अगर शिक्षा के अधिकार की बात करें तो इसको जो है लागू किया गया था 2010 में, लेकिन इसको एक्ट में लाया गया था, अधिनियम के तौर पर 2009 में आया था। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ था? कौन से मौलिक कर्तव्य? इसका कहने का अर्थ है कि मौलिक कर्तव्य जो 1976 में आया था, कौन सी संविधान संशोधन था? तो 128 का 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
तो संविधान सभा का सदस्य देख लीजिए, इसमें नहीं था। शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी थे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में कह रहा है, तो असत्य जो हो जाएगा, ये वित्तीय मामले से संबंधित है, ये सही है। यह लोकसभा के सभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। ये राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। तो इनमें से असत्य कोई भी नहीं है, सभी सत्य है, इसीलिए आपका आंसर ई चला गया। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात, अस्तित्व में, तो ये 26 जनवरी 1950 को आया था, जबकि इसमें 26 जनवरी नहीं दिया है, 26 जनवरी 1961 दिया है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आया। 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें जो हो जाए, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही है। और यह एकल पेशी पर विवाद का निवारण करता है, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, तो ये भी आपका सही है, तीसरा भी सही है। और चौथा नंबर में देखिए, यह सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर में चलते हैं हम लोग। कह रहा है विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंगभेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया है। तो ये किया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहे हमारे साथ। तो 134 में कह रहा है राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बोअर दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। बोअर का युद्ध हुआ था 1899 ईस्वी से 1902 ईस्वी के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। वही 14 सितंबर की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को भी मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, दोनों मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, सिर्फ हिंदी दिवस यहाँ रहे तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। वही 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन बने रहेंगे हमारे साथ, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखिए 135 नंबर में कह रहा है, 135 नंबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारणी एजेंसी है, ये गलत बात है, ये नहीं है इसकी एजेंसी, ये असत्य दिया हुआ है 135 का। नेक्स्ट 136 में चलते हैं। 136 में कहा जा रहा है कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। तो 136 का डी हो जाएगा, एक से अधिक। इसमें कदाचार का अर्थ होता है चुनाव में अवैध तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना, तो इसमें ए, और वोटरों को धमकाने का अधिक धन का प्रयोग, ये भी हो जाएगा। तो ए और दोनों से एक से अधिक हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है मंडल आयोग 1980 में अपनी रिपोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की। तो ये पिछड़े वर्ग को दिया गया था 27% आरक्षण। मंडल आयोग आया था 1980 ईस्वी में, अपनी रिपोर्ट दिया था, सरकारी नौकरी में सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर 27% आरक्षण की बात किए थे। अगर बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को कमेटी गठित किया गया था, और मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 138 में, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। तो ये कहलाता है संविधान का हृदय एवं आत्मा, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। और ई मौलिक अधिकार हृदय और आत्मा, मतलब अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
139 नंबर में कहता है कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। तो अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष जो है अनुच्छेद 29-30 में विशेष अनुबंध करता है, इसमें नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा आपका। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो सही नहीं है के बारे में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, गलत है, जुलाई में नहीं हुआ था। संविधान सभा की गठन जुलाई 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये नहीं है आपका दिया हुआ। संविधान सभा के गठन जो 1946 में हुआ था, लेकिन 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, तो ये दिसंबर के यहाँ पर 9 दिसंबर हुआ हो जाएगा, यहाँ गलत है। दूसरी बैठक करें तो 2 दिन बाद हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी। इससे पहले अगर बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गए थे, लेकिन वो अस्थायी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। तो बेल्जियम मॉडल का तत्व ई हो जाएगा। बेल्जियम संविधान निर्दिष्ट करता है, नहीं है, ये सभी दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये सब सही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद चलते हैं हम 42 में, बने रहेंगे हमारे साथ। 42 में देख लीजिए, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। श्रीलंका का पुराना नाम की बात करें तो ये सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत देखिए कह रहा है इसमें पावर शेयरिंग के बारे में सत्ता का विरोध अंगों के बीच समझी जाती है, ये गलत नहीं है। सत्ता के विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, तो इसका आंसर गलत कह रहा है, इसमें सभी सही हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में शामिल है जंगल, शिक्षा, ये सब समवर्ती सूची में आता है। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। तो यह है चीन में। चीन में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक जीवन में सबसे कम है, वहाँ वेट नहीं दिया जाता महिलाओं को उतना जितना इंडिया में मिलता है। 46 की बात करें, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में क्या प्रदान करता है। तो ये करता है आपका बी हो जाएगा, सभी लिंगों को एक समान वेतन। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को कभी जो है राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर में, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, ये आपका जो है सही है। नेक्स्ट है 49 में, 49 की बात कर रहे हैं। 49 में कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। देखिए नहीं निभाने की बात है तो लोकतंत्र में मतदान और राजनीतिक पार्टियां हृदय और आत्मा की तरह होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, एक पार्टी दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सहयोग करती है, ये भी हो जाएगा। वे देश के लिए कानून बनाते हैं, राजनीतिक दल, ये भी हो जाएगा। तथा उनके विचार एकमत समान हो सकते हैं परंतु सभी मुद्दों पर, गलत ये नहीं हो जाएगा, दो एक से अधिक हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल कितने वोटों कम से कम सुरक्षित करना होगा। देखिए इसमें कहा रहा है कि राज्य पार्टी बनाने के लिए आपको कितना करना होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, ऑप्शन देखना पड़ेगा। 150 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका 150 का हो जाएगा भी, कम से कम 8% आपको बनाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा आपका बी, स्विट्जरलैंड, एक साथ संघ में आने वाला देश।
स्विट्जरलैंड। कहता है जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीयकरण। जब सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, नीचे स्तर वाले को दे देता है तो उसको विकेंद्रीयकरण कहा जाता है। इसके सहयोगी महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब हुआ था? तो ब्लैक पावर आंदोलन जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और यह आंदोलन जो था यूएसए में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। वही हम अगर बात करें उसमें अनुच्छेद 343 के बारे में, तो ये परामर्श जो है राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, यानी पात्र होता है? कितनी बार चुनाव के पात्र हो सकते हैं अर्थात चुनाव लड़ सकते हैं? 3 बार, 2 बार, ऐसा कोई बात नहीं है। जब तक उसका उम्र है, जब तक चाहे वो जब तक चुनाव के पात्र हो सकते हैं। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 नंबर के बाद 58 नंबर में। 58 नंबर देख लीजिए, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो पहला महिला सभापति जो है मीरा कुमार। महिला में पूछ दिया है। मीरा कुमार जो थी 15वीं लोकसभा स्पीकर थी। मीरा कुमार विदेश सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीतिक में आई थी। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की पुत्री भी थी। और लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर की बात करें तो सुमित्रा महाजन है। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कहे उसमें महिला नहीं जोड़ा हुआ रहे, खाली सिर्फ प्रथम पूछे तो जीवी मलवांकर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। नहीं दिया है ऑप्शन नंबर। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1993 ईस्वी में लाया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। 93 नहीं दिया हुआ है, ये 1993 कर लीजिएगा इसको। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। रंगनाथ मिश्र भी कहीं लिखा हुआ रहता है, कहीं मिश्रा भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है 160 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो इसमें जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वही अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352 के अंतर्गत किया जाता है। और वही राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। इसी के साथ आपका 160 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप लोग का, जब तक सेट चलता रहेगा तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।